नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सबको मेरी राम राम, जय जिनेन्द्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। और आप जिस भी तरीके से अपने उस लाडले को याद करते हैं, मेरी आपके साथ सहमति भी है और मेरा सुझाव भी है कि आप किसी न किसी का सहारा जरूर जीवन में रखें। अगर नास्तिक भी है, दीवार को भी मानते तो दीवार का भी रखें। आप लोगों को यह समझना होगा कि ये कैंसर का जो उत्पत्ति स्थल है, उद्गम जो है, जैसे आज मैं अगर गंगा की बात करूं तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि भाई गंगोत्री, मतलब ये वहां से निकलती है। मैं बोलता हूं पंजाबी सरदार जी, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक होगा कि भाई पंजाब से इनका उद्गम। ओके, उसी तरीके से कैंसर की जो उत्पत्ति है, कैंसर का जो उद्गम स्थल है, वो है कोशिका, सेल। वो सबके शरीर में है, अरबों खरबों की संख्या में है और अलग अलग तरह की है। मतलब अभी तक विज्ञान हजारों प्रकार की कोशिकाएं ढूंढ चुका है आपके शरीर में, संख्या में जो अरबों खरबों है। परंतु प्रकार बोल रहा हूं, यानी कि फेफड़े की कोशिकाएं क्या काम करती है? श्वास लेने का काम करती है, ऑक्सीजन लेने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खून से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करती है, उसका काम है। जीभ की कोशिकाएं क्या करती है? स्वाद का काम करती है, ये तो तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये ऐसा है, वैसा है, पता चलता है। अब ये जो कोशिका है वो आपके शरीर के किसी भी अवयव की, किसी भी ऑर्गन की अंतिम इकाई है, लास्ट टेल, उसके आगे कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि ये जैसे मान लो, किसी भी उदाहरण को ले लो, ये जैसे लीवर है। अब ये लीवर भी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब इसकी एक कोशिका में अगर गड़बड़ हुई, अब सच्चाई क्या है आपको मालूम है? कैंसर मुझे भी हो सकता है और कैंसर जिसको हुआ उसको भी हुआ। कैंसर किसी को भी हो सकता है। जितने संसार में जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी की तरह कुत्ता भी, बिल्ली भी, बंदर भी, तोता भी और गाय भी, सब कितने जीवित प्राणी हैं, इवन की पेड़ भी जीवित है। इन सभी में 10% जो कोशिकाएं होती है वो नेगेटिव सेल होती है, नकारात्मक कोशिकाएं होती है, जो जिनका काम ही उदंडता है। और सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो कंस के वंश की है या रावण के वंश की है या आतंकवादियों के वंश की। समझ में आ गई? अब उस कोशिका का काम क्या है? नेगेटिव, मतलब बहुत जल्दी नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिवनेस लाना। पॉजिटिव इसका मतलब संघर्ष करना, हिम्मत रखना। आज सुबह मैं 2 केस पढ़ रहा था, रिसर्च, क्योंकि मैं बेसिकली रिसर्चर हूं, मेरी आदत है खोज करने की और बचपन से ही मेरा एक आदत रही। और खासतौर से कैंसर की चिकित्सा में आने के बाद में तो मतलब 24 घंटे दिमाग मतलब यही रहता है। मेरे घर वालों की भी यही शिकायत है, या मेरे जितने भी असिस्टेंट उनकी सबकी ये बोली, इतना क्या खपना इसमें? मैं ये खपना ही है, ये खपना ही जिंदगी है, मतलब इसी से कुछ न कुछ चीज निकल के आई। और ये इतने लोगों को जो लाभ हो रहा है वो भी उस खपने से ही निकल रहा है। खपने का मतलब मरना। अभी मैं सुबह पहला केस आपसे शेयर कर रहा हूं। एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने उसको सर्जरी के लिए सलाह दी। उस महिला ने कहा मैं मर जाऊंगी, मेरा ब्रेस्ट नहीं कटवाऊं। जवान महिला थी, शायद शादी नहीं हुई होगी या हो गई, जो भी है उसमें ऐसा क्लियर नहीं है। कुल मिला के जवान, और उसकी जो उम्र है वो 28 साल उसमें बदली। वो महिला हॉस्पिटल, समझना इस बात को, कैंसर समझा रहा हूं मैं, कहानी नहीं कर रहा हूं। वो महिला हॉस्पिटल से आई और अपने मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई, जो बहुत हरा भरा क्षेत्र था। वहां खूब सारी वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां थी, खूब सारे फल थे। और उसने ये सोच के वो हरी सब्जियां और फल खाने शुरू किए कि मरना तो वैसे ही है, भाई ब्रेस्ट कैंसर हो गया, थोड़े दिनों में सड़ जाएगा और मर जाएंगे।
तो फिर खा पी के ही मरे। थ्योरी देखना। और कैंसर का इलाज निकला इसमें से। उसने अपना फल वगैरह खूब खाने शुरू किया, हरी सब्जियां खानी शुरू की, शहद वगैरह मिल गया तो उसको खाना शुरू किया। और वहां वो जिस कबीले में गई, जहां रहती थी, वहां बकरियों का दूध भी था, गाय का दूध भी था, मतलब यानी कि A2 मिल्क या A2 फैसिलिटी वहां थी, वो उसने लेना शुरू किया। और वो जो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम शायद उसमें समय बताया 4.5 महीने, ऐसा कुछ, कि तुम 4.5 महीने में मर जाओगे अगर तुम सर्जरी नहीं करवाओगे। तो फिर ये तुम्हारा फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े से स्पाइन में चला जाएगा, स्पाइन से ब्रेन में चला जाएगा और तुम्हें मरना पड़ेगा। 4.5 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। उसने 4.5 महीने और इंतजार किया मरने का, और वो सामान जो खा रही थी वो खाती रही। 9 महीने बाद वो डॉक्टर के पास वापस चेकअप करवाने की। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को तो कैंसर है ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा तुम्हारे को कैंसर है? जिस दूसरे डॉक्टर ने जांच की उसने कहा था मूर्ख नहीं हो, आपके हॉस्पिटल के ही, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर एक्स वो थे साहब, तो वो डॉक्टर एक्स से मिले, रिपोर्ट देखा, बिल्कुल कैंसर था उसको, ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टरों ने उस पर रिसर्च की। किस बात की? उसने कहा इसका कैंसर कैसे ठीक हुआ। तो उसके जो सैंपलिंग हुई, उसके जो नमूने लिए गए, उसमें से आर सेल और टी सेल याद रह जाएगा। हालांकि आपके काम की चीज ये है कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें 2 तरह की जो कोशिकाएं होती है, आर सेल और टी सेल। ये दोनों कोशिकाएं WBC के साथ में मिलकर कॉम्बिनेशन, मतलब अपना एक दोस्ताना करके जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उनको खाने का काम करती है। समझ में आ गया सीधा? मतलब दुश्मन को मारने का काम। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी मशीन गन है, ऐसी SLR है, सेल्फ लोडेड राइफल है आपके शरीर के अंदर, जो दुश्मनों को मारने के लिए तैयार। आप उसको नहीं कहो तो भी वो मारेगी। जेनेटिक कैंसर, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कैंसर, वंशानुगत तरीके से आने वाला। ये आज की तारीख में विज्ञान ये कहता है कि आपकी जो सेल है, कौन सी, आपका एक शुक्राणु की कोशिका और आपके एक अंडाणु की कोशिका, दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन करके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। कितनी कोशिकाएं आई थी? एक पिता से और एक मां से। पूरा खेल कोशिका का है कैंसर में। बस इसको समझ लेना, आपके दिमाग से कैंसर का भय खत्म हो गया। दोनों मिले, एक छोटा सा भ्रूण बन गया। 2 कोशिकाएं थी, धीरे धीरे 4 हो गई, फिर 4 से 8 हो गई, फिर 8 से ऐसी बढ़ती गई धीरे धीरे, और एक निश्चित आकृति 9 महीने तक आते आते मतलब आप एक बच्चे के रूप में बाहर। अब उस कोशिका के अंदर जो, जिसको जीनोम कहे, उसकी थ्योरी कहे, उसकी मेमोग्राफी कहें उसको, उसकी जैसे ब्रेस्ट कैंसर, आप मेमोग्राफी क्यों करवाते हैं या सोनोग्राफी क्यों करवाते हैं? ये उसकी थ्योरी है, मतलब उसका वो चाल चलन है, उसका रिवाज है। वो रिवाज ये है कि वो उसके बाल काले होंगे या भूरे होंगे, आंखें भूरी होगी या हरी होगी, हाइट कितने फीट होगी, किस तरीके से उसका शरीर का नक्शा होगा, ये सब तय हो गया। किस दिन? जिस दिन वो एक शुक्र कोशिका और एक अंड कोशिका दोनों मिलके उस भ्रूण का निर्माण हुआ, उस दिन तय हो गया कि ये कितने फीट का होगा, किस तरीके की इसकी हाइट होगी। इवन की ये भी विज्ञान मानता है कि उसको कौन कौन सी जेनेटिक बीमारियां होगी, वंशानुगत बीमारियां क्या क्या होगी। तो मैं आप लोगों के दिमाग से एक भय खत्म करना चाहता हूं। अगर आपके परिवार में दादा दादी, नाना नानी और माताजी और पिताजी, ये 6 लोग, और इन 6 लोगों के वंशज, भाई आपके दादाजी थे, मान लो 4, आपके पिताजी के 4 भाई हैं, तो वो किससे आए? आपके दादाजी से आए। आपके 4 मौसी है, वो 4 मौसी कहां से आई? आपकी नानी जी से आई। इनमें अगर किसी को भी कोई कैंसर हुआ हो या ऐसी संभावना हो, अब सीधी संभावना क्या हुई, जैसे मान लो भाई साहब को कैंसर है, तो अब आपके जो जितने जीवित संतानें हैं, मान लो जैसे 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं,
उन 2 लड़के और 2 लड़कियों को नवग्रह आश्रम की एक औषधि है रक्त शोधन के नाम से, केवल 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को काढ़ा बना के उनको दे दो और 4 महीने देनी है, 120 दिन देनी है। मैं निश्चित रूप से इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूं कि उनको कभी भी जेनेटिक कैंसर नहीं होगा। यानी कि आप जेनेटिक कैंसर से आपने अपने आप को बचा लिया। उसकी जो थ्योरी है वो मैं आगे मतलब आप अभी इस बात की पूरी तसल्ली कर सकते हैं कि हमने ऐसा कर लिया। मतलब आपने क्या किया, वो जो जीनोम था, वो जो डीएनए था आपका, उस डीएनए के अंदर जो कैंसर सेल के जो मतलब कैंसर डेवलप होने के जो रीजन थे आपकी उस कोशिका में, जो एक उधेड़-बुन चल रही थी, एक संघर्ष चल रहा था कि मैं तो कैंसर में कन्वर्ट होंगी, उसको वो रक्त शोधन के अंदर जो औषधीय घटक है वो उसको बदल देंगे, उसको कैंसर नहीं होगा। ओके, बहुत सिंपल सी चीज। अब ये कैंसर पैदा होने के लिए पहले इसको यूं समझ ले अपन हल्का सा कि इस कोशिका में क्या क्या है। कोशिका में आवश्यक पोषक तत्व है, जीव द्रव्य है और एक उसका केंद्र है। 3 चीजें बड़ी बड़ी, चारों तरफ तो लिक्विड बना हुआ है, सेंटर में उसका केंद्र है और उस लिक्विड के बाहर की तरफ जो बाकी जो बचा हुआ जो हिस्सा है, उस हिस्से में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, मिनरल है, फैट है, फाइबर है और विटामिन। ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों का ये चीजें कहां से आई, अब इसको समझ लेते हैं। आपने जो कुछ भी भोजन किया, दूध पिया, रोटी खाई, सब्जी खाई, फल खाए, जो कुछ भी आपने ग्रहण किया मुंह से, वो मुंह से चल के ये आपकी आर नली से सीधा आमाशय में, ठीक है, कहां आया, आमाशय। आमाशय को लीवर ने भी मदद की, इसने पित्त दिया उसको, पित्ताशय से, पित्ताशय, अग्नाशय, पकाशय, इन सब में जाके इसका वो एक गोल बन गया जिसको अपन रस कहते हैं। रस का निर्माण हो। ये 7 धातु है, इसको समझ लो पूरा। कैंसर समझ, कैंसर ठीक होना और कैंसर होना दोनों समझ में आ जाएगा। रस बन गया, किसका बना, सब्जी का, रोटी का, शहद का, दूध का, पानी का, जो कुछ भी आपने ग्रहण किया, बेसिक जो भी लिया, उस रस से क्या बना, वो रस क्या हुआ, वो छोटी आंख में यहां से लगा के थोड़ा थोड़ा रस, तो अपन बहुत सी बात तो रस ही पीते हैं सीधा, जैसे जूस पी रहे हैं, सीधे ही रस है ना, गन्ने का रस, सीधा ही रस है, डायरेक्ट फ्रूट जूस है। तो यहीं से लगा के और आपके रेक्टम के बाहर से जो स्टूल निकलता है, इस बीच पूरे रास्ते में करोड़ों तरह की वो छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं, जो आपके उसमें से जो काम की चीज है, क्या, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, फाइबर, ये जितना भी उसको उन्होंने ले लिया, लेके किसको भेज दिया, लीवर को। लीवर में उसको किसमें मिला दिया, खून में। खून का निर्माण कहां हो रहा है, आपके जितने बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो बोन मैरो है, वहां आपका खून का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है खून में, WBC बन रही है, प्लेटलेट्स बन रही है, प्लाज्मा बन रहा है और RBC बन रही है। ये सब चीजें रस में, रस जो बना, रस से बना रक्त, रक्त से बना मांस। मांस क्या क्या आपके शरीर में, ये सब मांस है, चमड़ी मांस है, ये मांस है, लीवर मांस है, छोटी आंत बड़ी आंत मांस है, ये आपके ये जो फेफड़े हैं ये मांस है, ये सब पूरा मांस है। ओके, किससे बना मांस, रक्त से, खून से, ठीक। मांस से क्या बनती है, चर्बी, फैट। चर्बी में कभी कैंसर नहीं होता, पेट में कभी, ये प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। बाकी सब मोटे लोग मर गए होते अब तक, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्बी ही आपके शरीर में जो ओवरवेट है उनकी चर्बी से बनती है हड्डी, हड्डी से बनता बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, जहां आपका खून बन रहा है। बोन मेरो में बनता है पुरुषों में शुक्र और माता बहनों में रज।
रज से भी बनता है ओज, और शुक्र से भी बनता है ओज। ओज को बहुत ओज का मतलब समझते हैं आप लोग? आपका ग्लो, आपका आभा मंडल, आपका ओरा। अब इसको बहुत सरल तरीके से समझने के लिए, वो महाराणा प्रताप ओजस्वी है, भगत सिंह ओजस्वी है, ओजस्वी है, और एक अपन ओजस्वी है। 11:15 11:30 बज रही चेहरे पे अपने, और उधर 12:15 बज रही है। फर्क तो है। ओज, ओज से बनता है मन, ओज से निर्माण होता है मन का, और मन को गवर्न करती है, मन को कंट्रोल करती है आत्मा। तो अभी अपना आत्मा में विवेचन नहीं कर रहे, आत्मा बहुत बड़ा विषय है, परंतु सिर्फ इतना सा आप ध्यान रख लें कि जिस किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म के गलत कर्मों से या पाप कर्मों से कैंसर नहीं हुआ। अगर पाप कर्म होते तो उसको मनुष्य की योनि नहीं मिलती, मतलब मनुष्य जन्म में ही नहीं आता वो। इसलिए ये कभी अपने मुंह से गलती से भी ये मत कह देना कि साले ने पाप किए पहले के जन्म में इसलिए अभी कैंसर हुआ, नहीं, गलत बात है भैया। हाँ, अभी पाप किए उसका कैंसर है, अभी तंबाकू खाई उसका पाप किया वो है, अभी दारू पिया वो पाप किया, अभी जो नॉनवेज खाया वो पाप किया, अभी जो अपने पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए जो पिल्स ली वो पाप किया, अभी जितने अबॉर्शन किए वो पाप किया, अभी समुद्र का नमक खाया वो पाप किया, अभी जो आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं वो पाप किया। मतलब ये अभी जो आपके तात्कालिक पाप है इसी जन्म के, वो पाप आपको कैंसर ला के दे रहे हैं। 7.5% तो जेनेटिक हो गया, तो वो भी अपना पाप नहीं, अपने पिताजी को था यार, अपने को उस माँ के उस गोद में उस कोख में आ गए, अपन पैदा हो गए, अपनी क्या गलती थी इसमें? तो 7.5% ये भी माफी हो गई। ओके, अब आपका, अब ताकतवर की बात करते हैं अपन। अब समझना इसको, कैंसर के बिल्कुल ठिकाना आ गया अपन समझने के लिए। तो मन किसका मजबूत होगा? अच्छा, मन के बारे में सुना ना आपने? अरे यार मन मजबूत रह गया, क्या बात कर रहे हो? अरे यार मन के आ रहे यार, मन के जीते जीते यार। अरे यार मन चंगा तो कचौटी में गंगा यार, मेरा मन आज ठीक नहीं यार। बोले मन तो करता साले को फोड़ दूं, तो मेरे मन से उतर गया यार, बात करो। ये जो मन है ये हृदय स्थल में है, आयुर्वेद के हिसाब से हृदय को हम। अब ये मन है, गलती ये करता है, जूते यहां पड़ते हैं। ये मन मजबूत किसका? जिसका ओज मजबूत। ओज किसका मजबूत? जिसका शुक्र मजबूत या जिसका रज मजबूत। रज और शुक्र किसका मजबूत? जिसका बोन मेरो मजबूत। बोन मेरो किसका? जिसकी हड्डी मजबूत। हड्डी किसकी? जिसकी चर्बी मजबूत। मजबूत मतलब अच्छी, फाइन, सुपर, मतलब दूसरे से हटके। मतलब अगर मेरी मान लो 105% है तो आपकी 135% होनी, मतलब मजबूत, उससे अच्छी, फाइन। हड्डी किसकी मजबूत? जिसकी चर्बी मजबूत, चर्बी अच्छी है। चर्बी किसकी अच्छी है? जिसका मांस अच्छा है। मांस किसका अच्छा है? जिसका रक्त अच्छा है। रक्त किसका अच्छा है? इतनी देर में भूल गए। वास्तव में पिछली बेंच में बैठने का ये नुकसान। रक्त किसका मजबूत? जिसका रस मजबूत है। तो रस किसका मजबूत होगा? जिसका खाना अच्छा होगा, जिसका खाना सात्विक होगा, जिसका खाना सब्जियों से भरा पूरा होगा, हरी सब्जियों से, जिसका खाना फलों से भरा पूरा होगा, जिसका खाना बकरी के दूध से भरा पूरा होगा, जिसका खाना देसी गाय के दूध से, उसके घी से, उसकी छाछ से, उसके दही से भरा पूरा होगा, जिसके विचार सात्विकता से भरे पूरे। रस के निर्माण में आंखें भी काम करती है साहब, और कान भी काम करते हैं। हमारे आयुर्वेद में महर्षि भागवत ये कहते हैं कि रस निर्माण में आपके विचारों का भी बहुत बड़ा रोल है। आदमी रेप क्यों करता है? उसके विचार वैसे बन गए। आदमी पुण्य क्यों करता है? उसके विचार वैसे बन गए। मैं इतना बड़ा जागीरदार होकर, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज होके, और आप पिछले 14 साल से क्यों जंगल में खाद छान रहा हूं? मेरा मन ऐसा बन गया, मतलब मेरे विचार ऐसे हो गए। बात, मैं फ्री में औषधि क्यों दे रहा हूं लोगों को? मैं कैंसर किट, कैंसर कीमो सभी को फ्री दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? मेरा ऐसा मन बन गया। ये है जीत का फॉर्मूला। तो क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं मांसाहार नहीं करता हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं,
मैं तंबाकू नहीं खाता हूं, मैं समुद्र का नमक नहीं खाता हूं, यानी कि मैं वो चीजें नहीं खाता हूं जिससे मेरा मन प्रभावित हो। मेरा जो रस बन रहा है वो रस इतना अच्छा बन रहा है कि मेरे से भगवान अच्छा काम करवा रहा है। जिस दिन मेरा आहार गलत हो जाएगा उस दिन बात खत्म, मैं भी आपकी तरह वहां जाके बैठ जाऊंगा और यहां कोई मेरे से अच्छा होगा वो बैठेगा। बहुत सीधी सी। अब ये जो रस बना था, इस रस से जो पहले ही जो रक्त बना वो है कोशिका, वो है सेल। वो पहले रक्त कोशिका है, फिर वो मांस कोशिका है, फिर वो चर्बी की कोशिका है, फिर वो अस्थि की कोशिका है, फिर वो बोन मेरो की कोशिका है, और फिर लास्ट में वो शुक्र कोशिका है या रज कोशिका। ये कोशिका समझाने के लिए मैं यहाँ लेके आया हूं। और आपके कैंसर ठीक होने का मार्ग भी यही है। ये दोनों रूट एक साथ आगे जाके मिल जाए। आवश्यक पोषक तत्वों को पचाने के लिए, या यूं सीधे शब्दों में कहोगे ये जो कच्चा माल है उसको पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रोटी में, हलवे में, मतलब उस फॉर्म में लाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन के बारे में पहली खोज बता रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर वारबर्ग को 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। 1931 में डॉक्टर वारबर्ग को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ये चीज प्रतिपादित की थी कि अगर आपको 35% ऑक्सीजन, केवल 35% ऑक्सीजन केवल 48 घंटे के लिए अगर कम कर दी जाए, ऐसे वातावरण में आप चले जाए, जैसे पहाड़ पे चले गए आप, ऑक्सीजन कम हो गई। आप दिल्ली में चले गए आराम से, भले दिल्ली सबसे अच्छा उदाहरण है, आप दिल्ली में चले गए पॉल्यूशन के टाइम पे, आपको 35% ऑक्सीजन कम मिल रही, 48 घंटे की जगह दिल्ली में तो 2-2 महीने तक कम मिल रही। तो वो जो कोशिका है जिसको पचाना है, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, फाइबर को, फैट्स को, वो जो आवश्यक, उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है पहुंची साहब, वो तो जिंदा तो रहना चाहेगी ना भाई। कोशिका को समझ लो आप आत्मा, तो आप खुद को समझ लो परमात्मा। तो आत्मा जिंदा नहीं रहेगी तो परमात्मा कैसे जिंदा रहेगा भाई? सभी आत्माएं मिलकर परमात्मा बन रहा है ना। ओके, उस कोशिका ने अपने आप को जीवित रखने के लिए एक शॉर्टकट पकड़ा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पहले बची हुई थी, जो उसको खून के साथ भेजनी थी, एक तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लिया उसने, तो चलो इससे काम चलाते हैं, मजबूरी का नाम वही होता है उस समय की। कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया, अपनी जाति चेंज कर ली, अपने गुण चेंज कर लिए, अपने लक्षण चेंज कर लिए, और 3 मुख्य रूप से 3 लक्षण वो चेंज कर लेती है। नंबर 1, सामान्य कोशिका का जो विभाजन का सिस्टम है वो 1 से 2, 1 से 2, जो मैं आपको शुरू में बता चुका। इसका होता है 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6500 समथिंग, मतलब इस स्पीड से ये बढ़ती। तो एक आदत तो ये बना ली कि मैं तो ऐसे बढ़ूंगी। दूसरा, ये कोशिका मरना भूल जाती है, मतलब मरना भी है, ये याद रखना कि किसकी ड्यूटी है। WBC कितना दिन में मरती है? 4 दिन में। अब ये भूल गई, मुझे तो पता नहीं था मरना भी था क्या। मरना नहीं, मैंने तो मेरा धर्म चेंज कर लिया, मैं तो अमर हो गई, क्योंकि मेरे अंदर तो PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन है, जो आपकी R सेल और T सेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने कहीं नहीं लगती है, मैं नहीं मरती, बात खत्म, क्योंकि मैंने मेरा धर्म बदल लिया। तुम कौन होते हो कहने वाला? तुम ना मेरी जाति के, ना मेरे धर्म के, ना मेरे समाज के। मैं तो, मेरा समाज ही अलग है, इसने अपना समाज अलग बना लिया। दूसरी चीज, पहली चीज बाइफर्केशन जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6। दूसरा, मैं मरती नहीं। और तीसरा एक बहुत खतरनाक चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अब सब लोगों को हकीकत में कैंसर आता नहीं, इसलिए आप घबराए हुए। आज आपको कैंसर आ जाएगा, आज से आपने कैंसर से घबराना बंद कर दो। उदाहरण के लिए, आपको मान लो फेफड़े में कैंसर हुआ, फेफड़े की कोशिकाओं का क्या काम है? श्वास लेना, यही है। अब वो कैंसर आपका मल्टीप्लाई, मतलब मेटास्टेटिस होकर लीवर में चला गया, ठीक है। लीवर का धीरे धीरे आपके पीछे स्पाइन में आ गया, यहाँ स्पाइन से आपके ब्रेन में चला गया। आपके शरीर के कितने अंगों में हो गया?
5-6 अंगों में। ठीक है, इसको और सरल तरीके से समझो, वो कहलाएगा मेटास्टेटिस, मल्टीपल। ठीक, इसको बहुत सरल तरीके से, ये स्टेज भी ऐसे ही बनती है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है तो 4th स्टेज की है, मैं आपका ये डर निकाल रहा हूं आपके दिमाग से। मैं हंसराज चौधरी, मोतीपुर खेड़ा वाला, ठीक, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया, मैंने भीलवाड़ा में मकान बनाया, हंसराज चौधरी, मोतीपुर खेड़ा वाला। थोड़ा और पैसा हो गया, मैंने जयपुर में मकान बनाया, हंसराज चौधरी, भीलवाड़ा जिले का, मोतीपुर खेड़े वाला। थोड़ा और पैसा हो गया, कलकत्ता में एक पूरा एक एम्पायर खरीद लिया, हंसराज चौधरी, राजस्थानी, भीलवाड़ा जिले का, मोतीपुर खेड़ा वाला। अमेरिका चला गया मैं, वहां मैंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया। भारतीय हंसराज चौधरी, राजस्थान का निवासी, भीलवाड़ा जिले का रहने वाला, मोतीपुर खेड़ा वाला। समझ में आ रही है बात है? नहीं आ रही है तो अपने और इससे शुरू कर गए। ये हंसराज चौधरी मोतीपुर खेड़ा वाला कहां चला गया? अमेरिका तक। इसी तरीके से अगर कैंसर की शुरुआत फॉर एग्जाम्पल आपके अगर ब्रेस्ट में हुई है और लास्ट में आपके बॉडी के 5 जगहों पे हो गया वो कैंसर, और अंत में डॉक्टरों ने कहा साहब इसका तो ब्रेन का एक वो लेना पड़ेगा टिश्यू, या लीवर का टिश्यू लेना पड़ेगा, या मान लो रेक्टम में चला गया तो रेक्टम का टिश्यू लेना पड़ेगा। उस रेक्टम के टिश्यू में, उस लीवर के टिश्यू में लिखा हुआ आएगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर की सेल है, ये ब्रेस्ट कैंसर की सेल है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो धर्म है, ये जहां से चली थी, ये उसका खानदान वहां तक रहेगा। अब ये नुकसान क्या करती? अब वो होता है यार, क्या फर्क पड़ता? मान लो उसको ब्रेस्ट कैंसर, मान लो ब्रेस्ट सेल बोल दो उसको, लंग, मान लो लंग से ज्यादा इजी में समझोगे। फेफड़े की कोशिका है, पकड़ में कहां आई? छोटी बड़ी आंत में। कौन कोशिका? कौन सी? फेफड़े की। पकड़ में कहां आई? बड़ी आंत में। नमूने में रिजल्ट क्या है? आपके पास जो डॉक्टर की रिपोर्ट उसमें आएगा, मतलब लंग सार्कोमा। आप कहो यार ये डॉक्टर बिल्कुल पागल है, साला बड़ी आंत में लंग सार्कोमा की बात कर रहा है। नहीं, डॉक्टर पागल नहीं है, ये कैंसर की कोशिका का तीसरी आदत है, तीसरा धर्म है, तो ये जहां भी जाएगी अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। अब आपका वो क्या बड़ी आंत सांस लगी क्या? या ब्रेस्ट कैंसर है मान लो, तो ये अगर बड़ी आंत में चला गया तो बड़ी आंत का दूध बनाएगी क्या? या ब्रेन में चला गया, ब्रेन से मान लो दूसरी जगह गया, मान लो ब्रेन से लीवर में आ गया, तो लीवर सोचेगा क्या? ये तीसरी विशेषता इस कोशिका की कि ये अपना जो धर्म बदलती है, तो इसका जो मूल ओरिजिन जहां से कैंसर चलता है, वो कैंसर उस कोशिका की वजह से आगे ट्रांसफर होता रहता है, और आपकी जो बॉडी होती है वो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर या मल्टी ऑर्गन कैंसर, वो उसमें मतलब मल्टीपल। सामान्य लोग जो समझ लो, वो तो बहुत सी बार लोग कहते हैं ना, अरे यार वो आदमी मल्टीपर्पज है यार, वो ट्रैक्टर भी चला लेता, ट्रक भी चला लेता, और पेचकस भी चला लेता, शाम को जाके भजन भी बोल लेता, और कभी कभी मौका है तो चोरी भी कर लेता, मतलब वो मल्टीपल। समझ में आ गई बात? ये आपका जो 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd स्टेज, मतलब स्टेज, फर्स्ट स्टेज एक ही जगह, 2nd स्टेज 1 से 2 में पहुंच गया, 3rd स्टेज 2 में थोड़ी ज्यादा स्थिति खराब हो गई, और 4th स्टेज में मतलब वो आपकी बॉडी के कई सारे अंगों में फैल गया, और उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयानक हो गई। सीधी सी बात, आग लग गई मान लो इस आश्रम में, फायर ब्रिगेड को आप फोन करोगे, क्या एड्रेस बताओगे? सामने नवग्रह आश्रम, लोकेशन यही की डालोगे ना, या रायला की डाल दोगे? सेम वही कहानी। अगर कैंसर को खत्म करना तो कैंसर पैदा कहां से हुआ? जैसे आपका बच्चा है मान लो, चोरी करके आया, तो उलाना किसको देंगे हम? सेम वही कहानी। कैंसर कहां से पैदा हुआ? कोशिका से। तो ठीक किसको करना होगा? कोशिका। ठीक करने के 2 तरीके हैं, एक तो जितनी कैंसर की कोशिका है उनको मार दें, एक तरीका तो ये, परंतु मार नहीं सकते आप, क्योंकि वो 3 लक्षण तो उनमें वो है, मैं मरूंगी नहीं, मैं मल्टीप्लाई ऐसे होंगी, और मैं मेरा मूल जो गुण है वो नहीं छोड़ूंगी।
अब क्या करें, तो नई कोशिकाएं अच्छी बनाए फिर। भाई तुम्हारा तो इलाज हम बाद में करेंगे, पर आज तो कम से कम मतलब आदमी को जिंदा रखने के लिए नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो ठीक से शुरू करें हम। अब इसके लिए पहली जो खोज हुई, जो कैंसर का पता लगाने की, तो मैंने आपको बता दी कि डॉक्टर वारबर्ग ने 1931 में कैंसर पे नोबेल प्राइज मिला, और वो 10-15 साल का उनका रिसर्च था। तो उन्होंने उसका जो समाधान बताया वो ये बताया, आप पढ़े लिखे लोग हैं इसमें से काफी लोग, एक शब्द है उसका विलोम बताना मेरे को, डेफिशिएंसी, एक मूल अंग्रेजी का शब्द है अभाव, डेफिशिएंसी, उसका विलोम क्या होगा, एफिशिएंसी, पर्याप्तता, प्रचुरता। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से आपको कैंसर हुआ था, कितना 35% जो मैंने पहले बताया, ऑक्सीजन की कमी से हुआ था। तो वो ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की बाढ़ आ जाए। और इन्होंने जो 3 तरीके बताए वो बहुत अच्छे तरीके थे, आज से गांठ बांध के ले जाना और ये इलाज आज जाते ही शुरू कर देना। नंबर 1, अलसी, फ्लैक्सीड। अलसी जो होती है बाजार में, जो सीखी हुई अलसी भी मिलती है, कच्ची अलसी भी मिलती है। तो अलसी में मिलता है ओमेगा 3 की बांट लिया हो आप बॉडी में, तो वो जो कोशिकाएं, अच्छा कैंसर, हाँ एक चीज मैं भूल जाता है यार, वो कैंसर निरंतर बनता रहता है। अगर चौथी विशेषता अगर आप कैंसर की पकड़ो तो कैंसर निरंतर बनता रहता। अगर एक दिन बन जाता, मानो जैसे मेरे तो 14 अगस्त 1947 को बनना था, बन गया, तो उसका तो समाधान था कि उसको अलग कर दिया और अपन अलग हो गए, बात खत्म। परंतु नहीं, कैंसर प्रतिदिन बन रहा है, क्योंकि वो जो कोशिकाएं है वो तो मल्टीप्लाई हो रही और वो बन कौन रहा, मतलब उसकी समस्या है, उसकी जो खान है, उसकी जो खदान है जिसमें से वो मटेरियल निकल रहा है, वो मटेरियल डेली निकल रहा है और नया वापस बन रहा है नीचे से। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब कैंसर बहुत सरल तरीके से अपन खत्म करते हैं उसको। पहला इलाज क्या था, ओमेगा 3। ओमेगा 3 में पहला सोर्स क्या था, अलसी। 2 तरीके हैं, या तो 15 ग्राम अलसी सुबह, 15 ग्राम दोपहर को और 15 ग्राम शाम को खिलाना शुरू कर दो। खिलाने का तरीका यूं भी खाई जा सकती है, क्रश करके सब्जी में भी डाली जा सकती है, क्रश करके दूध के साथ में भी पी जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर उसको गर्म नहीं करना, सीधी सी बात, मतलब गर्म से मतलब इतना नहीं तपाना, क्योंकि तेल है उसमें। ओके, नहीं रोस्टेड तो ले सकते हैं। ओके, दूसरा उसका तेल ले लें, दूध में डाल के पी लें, सब्जी में डाल के पी लें, और वैसे कैंसर से ज्यादा ही फट रही हो तो डायरेक्ट ही पी लें। भाई मरने से तो अच्छा डायरेक्ट ही पी लें उसको। तो कुल मिला के आपको अलसी का सेवन। एक दूसरा, देसी गाय के दूध का पनीर। कोई मुश्किल है क्या, देसी गाय के, और हो सके तो कच्चे दूध का पनीर बनाओ, मजा आ जाएगा। मतलब इतना ओमेगा 3 उसमें कि वो ओमेगा 3 का एक तरह से बहुत बड़ा सोर्स है। नंबर 3, मछली। जिन परिवारों में मछली खाई जाती है वो लोग उस मछली को स्टीम्ड करके खाएं, स्टीम्ड, भाप से, जैसे इडली बनाते हैं, खमण बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, मतलब भाप के साथ पका के खाएं। अब जिन परिवारों में मछली नहीं खाई जाती है, चलो मछली को गोली मारो। आप मछली के जो कैप्सूल है, मछली के तेल के, वो शुरुआत करें एक कैप्सूल से, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। 15 दिन बाद 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और अगर आपको सूट करता है तो 1.5-2 महीने बाद 3-3 कैप्सूल पर टाइम लेना शुरू कर दें। नंबर 2, एफिशिएंसी डेफिशिएंसी। समझ गए आप? डॉक्टर वारबर्ग ने जो स्टडी की थी, उनकी एक शिष्या थी डॉक्टर वुडविक, जो वुडविक थ्योरी के नाम से, जो साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने शायद कभी पढ़ा हो, बहुत बड़ी थ्योरी है डॉक्टर वुडविक थ्योरी। जिस थ्योरी पे इन 3 साइंटिस्टों ने काम किया, एल सेमेंजा, कैलिन जूनियर और जे रटली, इन 3 साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज मिला 2019 में। किस बात पे? उन्होंने कहा साहब एक तरीका, साहब वो डॉक्टर वुडविक ने हमें बताया कि हमने उससे वो एक थ्योरी बताई थी। वो थ्योरी ये बताई थी कि जितने एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, क्या शब्द काम में ले रहा हूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब आप इसमें उल्टा, मतलब विज्ञान की भाषा है, एंटी का मतलब इसमें विरोधी नहीं है। एंटी का यहां जो शब्द है वो है कि उससे प्रचुर ऐसे पदार्थ जिनमें भयंकर रूप से ऑक्सीजन है, और आपके शरीर में जो लंगड़ी ऑक्सीजन है
जिसकी वजह से तो कैंसर हुआ था। लंगड़ी हुई ना, 35% कम हो गई, तो लंगड़ी ऑक्सीजन ही हुई, लंगड़ी कोशिकाएं हुई। उसकी पूर्ति करने के लिए फिर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। आज जैसे पुराने जो लोग हैं, आप हैं, मैं हूं, स्वामी जी है, या जो आप विराजे हैं, अपन पहले क्या कहते थे, साला हमारे देश का दारा सिंह है। नंबर 1, जितने प्रकार की सब्जियां हैं उनमें प्रायोरिटी तय की इन्होंने, हरी सब्जियों की प्रायोरिटी तय की। ये तो आपने पहले सुन लिया ना, ब्रेस्ट कैंसर वाली कहानी, वो कहानी इसके लिए बहुत फायदेमंद है, इस थ्योरी के लिए। उसे कोई इलाज नहीं करवाया, वो ठीक हो गई। ये डर के मारेगा, जो मजे लेने के ले लो, वो मजे उसके लिए एक अमृत काल हो गया, मतलब एक उसके लिए वरदान हो गया। सेम वही कहानी। पहली जो सब्जी है वो है ब्रोकली, पत्ता गोभी। नंबर 2, ये इसका सूप बनाना है आपको, सूप बना के पिलाना है अपने पेशेंट को। और खास जब और कोशिश तो ये करें, मजा तो तब आए कि खुद पेशेंट बनाए सूप। फिर टमाटर, गाजर, लहसुन, प्याज, ये मैं सब एंटीऑक्सीडेंट चीजें बता रहा हूं, जो कि इनके अंदर क्या होता है, फाइटोकेमिकल। क्या शब्द काम है लिया मैंने, फाइटोकेमिकल। या इसको और सरलीकरण करो तो कैंसर, एंटी कैंसर कंटेंट्स, एंटी कैंसर कंटेंट्स, फाइटोकेमिकल, यानी कि कैंसर से फाइट करने वाले जो पदार्थ है वो इनमें अधिक मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपका, उस पर इतना ध्यान दे दो कि इसके अलावा दिमाग में कुछ आए ही नहीं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, शहद एंटीऑक्सीडेंट है, गाय का दूध एंटीऑक्सीडेंट है, बकरी का दूध एंटीऑक्सीडेंट है। वो फोटो लगा हुआ है, उसके फोटो खींचो, आप जब सीरीज से खींचोगे वो आपके उसमें आ जाएगा। ओके, इन्होंने कहा कि ये सूप आप बना के अगर पेशेंट को पिलाते हैं तो उससे कितनी चीजें मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिलती है वो मिलता है फाइबर। प्रेशर कुकर में 6% कंटेंट बच रहते हैं, 94% खत्म। लोहे की और स्टील की कढ़ाई में 50% बच रहते हैं, 50% खत्म। पर मिट्टी के बर्तन में 6% खत्म होते हैं, 94% बच रहते हैं। मतलब खतरनाक गणित है। डॉक्टर मतलब राजीव भाई दीक्षित ने तो जबरदस्त काम किया इस पे। तो जूस में सबसे प्रायोरिटी पे अगर कोई फ्रूट है तो वो सीताफल है, शरीफा जिसको बोलते। नंबर 2 ड्रैगन फ्रूट। नंबर 3 ये विटामिन सी वाले फ्रूट्स, आपकी मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, माल्टा है, नींबू है, ये सब। फिर ये जूस वाले फ्रूट्स, कसम की ताकत है आपके इसमें, खरबूज में, तरबूज में, पपीते में और खीरा ककड़ी में। कैंसर का जबरदस्त दुश्मन है। आप एक बार खाना शुरू करें, 15 दिन में अगर आपकी शक्ल चेंज नहीं हो जाए पेशेंट में, आप करें तो सही इनके बनाए जूस। जूस का जो समय है वो आपका प्रातःकाल 5 बजे से लगा के दोपहर के 2 बजे तक है, और सूप का जो समय है वो दोपहर के 2 बजे से लगा के शाम के 6 बजे तक है। समझ में आ गया? उल्टा मत करना। आयुर्वेद कहता है सुबह छाछ, दोपहर को दही और रात को दूध। मतलब लॉजिक है इसके पर। तीसरा साहब इन्होंने बताया गन्ने का रस। तीसरा इन्होंने बताया साहब बकरी का दूध। फिर इन्होंने बताया गाय का दूध, देसी गाय का। ऑक्सीजन होता है 70% गाय के दूध में, बकरी के दूध में 80% ऑक्सीजन होता है। ये जो परसेंटेज है ना, ये सोलेबल ऑक्सीजन है। ओके, तो ये जो PD1 और CTLA4 जो है, ये अगर आप पेशेंट को खिलाना बंद कर दें, इन्होंने जब ये खोज की कि ये किसमें है PD1 और किसमें है CTLA4, तो उसमें लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने जांच की, वो आया। अब ये चीजें कैंसर पेशेंट को नहीं खानी है, ध्यान से सुन लेना। क्यों? जो ज्वार, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चवला, चावल, अरहर, तुअर, राजमा, इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये नहीं खानी। अब आपको सब क्या खाना है? कुट्टू, रागी, सामा, बगर, सिंगाड़ा, साबूदाना, मूंग,
PD1 और CTLA4 का उपवास आपको करना है। आपके घर में गेहूं मौजूद है तो उसमें ग्लूटेन है, वो लिखा है मैंने लाल अक्षरों में। आपके घर में ये सब चीजें मौजूद है, पर ये कैंसर की फैक्ट्री है, ये कैंसर का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, नहीं लेना, इस्तेमाल, बात खत्म। समझ में आ गई बात? फिर क्या लेना? इस धरती पर पैदा होने वाली जितने प्रकार की हरी सब्जियां सबके सब खिला सकते हैं। जितने फल पैदा होते हैं इस पृथ्वी पर वो सबके सब खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्ची केला खिला दें क्या? बिल्कुल खिला दें मेरे भाई। नंबर 3, जितने कंदमूल फल पैदा होते हैं वो सब खिला सकते हैं, यानी कि गराड़ू, रतालू, गाजर, मूली, लहसुन, प्याज सब खिला सकते हैं। तो खाने वाली चीजें ज्यादा है ना, वो तो क्या 14 है, उनको 4-5 गिनोगे तो भी 14 से 15 नहीं हुई आती। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप फेफड़ों को फुल हवा से भरे, हवा को फेफड़ों में 3 सेकंड तक रोके रखें, जितनी ऑक्सीजन है इसको यूं समझ लें, आपने जैसे श्वास लिया, यहां ये हवा भरी हुई है, इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, मतलब कई गैसें हैं, परंतु अपने काम की क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये जो रेड एरिया है, इस एरिया में ये छोटी छोटी ये जो दिख रही है आपको, ये ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेती है, ऑक्सीजन को खींच लेती है, और जिसमें मिला देती है? खून में। खून कहां जाता है? कोशिका तक। कोशिका क्या करती है? भोजन का पाचन। कोशिका क्या पैदा करती है? कैंसर। किसके अभाव में करती है? ऑक्सीजन के अभाव में। फुल ऑक्सीजन मिल गई, फैक्ट्री बंद। ऑक्सीजन, तो इसके लिए एक सिस्टम है, पेशेंट हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाए, खूब गहरे से यूं, जैसे ये मेरा भी हाथ बंद है, मतलब मेरे फेफड़े सिकड़े हुए, ये हाथ यहां से यहां जाओ, जब तक 3 सेकंड का हिसाब लगा लो, आराम से, कोई गिनना करना, और श्वास खींचते जाओ। अब 3 सेकंड रोकना है, तीन सेकंड निकालना है, और 3 सेकंड इसको बाहर ही रुकने दो। एक एक्सरसाइज। दूसरी, अनुलोम विलोम, वो भी लंबी गहरी श्वास। मतलब 4 दिन में अगर आपका ग्लो चेंज नहीं हो जाए, 4 दिन की जिम्मेदारी, 4 दिन तो बहुत कम होते हैं यार, मैं कह रहा हूं 4 दिन में आपका ग्लो चेंज होना चाहिए। अब एक बार ऑक्सीजन की बात लाओ तो सही, एक बार कोशिश तो कर। हाँ, ये तो रामदेव जी कर, अरे रामदेव जी होगा किसी पार्टी का यार, ऑक्सीजन किसके बाप की है? ये तो भगवान पतंजलि का, मतलब मैं पतंजलि की दी हुई, अगर मैं बता रहा हूं तो ये मेरी थोड़ी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप करके आपकी जो रेड सेल्स हैं उनको आप ग्रीन सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो खतरनाक कोशिकाएं हैं उनको अपनी मित्र कोशिकाओं में आप परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? ज्ञान जो है ना, ज्ञान, नॉलेज, वो आपके कैंसर पेशेंट के लिए सबसे बड़ी तलवार है। मतलब कैंसर को काटने के लिए, मारने के लिए आपके पास नॉलेज मस्ट होना चाहिए। ये जो मैंने चीजें बताई तो ट्रेलर है, आप जाइए गूगल पे, आप जाइए बुक्स के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं, ये जो किताब है बहुत सिंपल सी किताब नहीं है, आयुष्मान को 2-4 प्रश्न है इसमें, और एक प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है। अब इससे आप इस किताब का लेवल पता कर सकते हैं कि कैंसर गरीब व्यक्ति का जल्दी ठीक होता है या अमीर का। इसमें उत्तर है कि गरीब व्यक्ति। क्यों? क्योंकि गरीब के पास में कीमो और रेडिएशन और सर्जरी करवाने के चोसलों के लिए पैसे नहीं होते। आप कभी सर्वे करके देखना, यहाँ जितने पेशेंट हैं जिन्होंने रेडिएशन, जिन्होंने कीमो लिया हुआ है, मैं कीमो के खिलाफ नहीं हूं, आपका वजन 60 किलो है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, आप बिल्कुल 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल कीमो लीजिए ना, कौन मना कर रहा? क्योंकि मैं भी तो विज्ञान का व्यक्ति हूं, कीमो गलत नहीं है, परंतु है क्या, आपकी कैपेसिटी नहीं है बॉडी की, और आपको वो चीज दी जा रही है, तो क्या करोगे आप? जैसे ये बहन है, आप 60 किलो वजन उठा सकती है, हम आपको 120 किलो वजन देते हैं, आप धो पाओगे क्या?
नहीं उठा पाओगे, ओके एक थ्योरी हुई। आप रेडिएशन करवाइए, रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होता, टारगेट रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होता, मैं इसका समर्थक हूं। जैसे कोई आज में एक पेशेंट था जिसके मुंह का कैंसर है, अब वो एग्रेसिव है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैंने बाकायदा खुद ने सजेस्ट किया, मेरे डॉक्टर ने किया, मैंने किया, बिल्कुल आप सर्जरी करवा लीजिए और हमारी जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यू रखिए ताकि उसके जो साइड इफेक्ट है रेडिएशन के वो आपको नहीं आए और आप लड़ाई चीज जाओ। क्या तकलीफ है उसमें? मतलब आयुर्वेद का मतलब ये थोड़ी ना पोंगा पंथी है, बंद आंखों वाले लोग है, काले कपड़े पहनने वाले लोग थोड़ी हम, तांत्रिक थोड़ी है। आयुर्वेद विज्ञान है, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो ये किताब आपको मिली होगी वहां से, तो आप घर जाके इसमें कैंसर संबंधी जितने प्रश्न है उनको सबसे पहले पढ़े, पहला काम। दूसरा, आपको एक निर्देशिका मिली होगी, उस निर्देशिका को कंप्लीट स्टडी करें, याद हो जानी चाहिए वो हनुमान चालीसा की तरह कि बिल्कुल ये एकदम रक्त शोधन 6 चम्मच याद हो गया एक बार, कैंसर के 6 चम्मच याद हो गया एक बार। जैसे नॉलेज वाइज बात करें अपन, आप अगर रियल में अगर कोई एडवांस स्टडी करना चाहता है तो ये किताब जरूर लें आप काउंटर से। कैंसर की जो रिसर्च है आज दिन तक दुनिया में किस चीज पे कितनी, कैंसर पे पर्टिकुलर कितनी रिसर्च हुई है, हमारी कितनी रिसर्च है, हम कहां तक पहुंचे हैं, हमें और कितना सफलता करना, वो सब चीजें इसमें है। करें आप उसको, करना तो आपको पड़ेगा, मेरा ये नहीं है।